के कामकाज में दखल दे रहे हैं, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने उसका भी जिक्र किया है। यह भी जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश बीजेपी के एक नेता कर रहे थे 4 करोड़ में, उस पर भी मोदी जी मौन रहे हैं। यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जिन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए। मोदी जी इस पर भी चुप रहे हैं। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर भी मोदी जी चुप रहे हैं, यह केजरीवाल का आरोप है। हम सवाल यह पूछ रहे हैं, मौन मोदी, मौन मनमोहन या फिर मौन खुद केजरीवाल? हमारे साथ सुधांशु मित्तल बीजेपी से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से और आशुतोष आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। पहले सुधांशु जी आपसे जवाब ले लूं, क्योंकि केजरीवाल ने मोदी जी को मौन मोदी कहा है और सारे मुद्दे जो मैंने बताए वो आपने सुन लिए होंगे, आपने एक आर्टिकल भी देख लिया होगा। सुधांशु जी। मानक जी, बड़ी विषमता है कि वो कह रहे हैं मिक्स फीलिंग है लोगों में, तो कम से कम ये तो एडमिट कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है 100 दिन की सरकार के बारे में अच्छा भी महसूस कर रहे हैं। फिर बात कर रहे थे वो 15 अगस्त की स्पीच के बारे में कि उससे बड़ी उम्मीदें जागी वगैरह। जब इनका उस स्पीच के बारे में इनकी प्रतिक्रिया ली गई थी तो इन्होंने तो बड़ी खराब प्रतिक्रिया दी थी, तो तब ये कुछ और बोल रहे थे, अब ये कुछ और बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास सिर्फ लफ्फाजी का और झूठे बयान देने का और इल्जाम लगाने का है। वैसे उन्होंने जो लिखा है उसको इतनी गंभीरता से लेके उनका जवाब दिया जाए, मुझे यही बड़ा अजीब और इसका बिना औचित्य के लग रहा है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ पॉइंटर्स करे हैं, हाँ, तो मुझे लगा है उसके बारे में बात ही कर लेते हैं। अब जैसे भ्रष्टाचार का ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने चतुर्वेदी जी की बात करी। जग जानता है कि हर्षवर्धन जी जो हैं, उनकी छवि और उनकी निष्ठा, उसके बारे में जग जाहिर है कि वो कितने निष्ठावान व्यक्ति हैं और कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। वो उन पे वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं सुधांशु जी, अभी तक तो कोई आदमी मिला नहीं जो हर्षवर्धन, सुनिए एक एक जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि आप मुद्दे एक एक मुद्दे को इस तरह से उठाएंगे तो समय निकल जाएगा सारा, किसी और को बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं केजरीवाल का मुद्दा एक है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं बोले, मोदी जी ने चुप्पी साधे रखी, उनके नेता उनके मंत्री ये सारे के सारे काम करते रहे। वो मौन मोदी कह रहे हैं, मोदी जी बोलते क्यों नहीं है? जिन मुद्दों पर बोलना होता है उन पर बोलते नहीं है, मौन मोहन की तरह हो गए। जितने भी उन्होंने उदाहरण दिए उन सब पे मोदी जी की बातचीत जनता से कितने खुल के हुई है, ये तो खुद ही मान रहे हैं। वो कहे मौन मोदी नहीं कहे, वो कह रहे हैं इलेक्शन से पहले बोलते थे, पीएम बनने के बाद मौन हो गए। सुनिए, अरे पीएम बनने के बाद तो इन विषयों में सबसे ज्यादा बोले और खुद ही वो बोल रहे हैं कि आपने तब इसके बारे में ये कहा पीएम बनने के बाद, आपने इसके बारे में तब कहा पीएम बनने के बाद। वो खुद ही कह रहे हैं, फिर मौन मोदी कैसे हो गए? हाँ, वो कहते कि भाई आप बोलते तो हैं लेकिन आपके कार्य जो हैं वो कुछ और है, तो शायद फिर उसका जवाब दे। मौन मोदी कह के वो क्या, मनमोहन सिंह जी थे जिनके बारे में मौन मनमोहन इसलिए कहते थे कि उनकी आवाज ही नहीं कोई सुनता था। यहां तो सब लोग कहते हैं मोदी जी बहुत बोलते हैं, मोदी जी बहुत बोलते हैं। तो भैया तय कर लीजिए, मोदी जी बोलते हैं या नहीं बोलते, ये तय कर लीजिए। हाँ, उनके कार्य में वो कार्यान्वित हो रहा है नहीं हो रहा, अगर ये चर्चा करनी तो नहीं, वो कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर उनके पास जवाब नहीं होता उन मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। अच्छा, कौन से मुद्दे पे? लव जिहाद पर नहीं बोले, आशुतोष जी है पहले, लव जिहाद पर नहीं बोले, साफ साफ लिखा हुआ है, सारे मुद्दे गिनाए। पहले चालू लव जिहाद, सुनिए मैं सारे मुद्दे बतला रहा हूं ना आपको। सारे मुद्दों में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। 4 इनके जो है, हर्षवर्धन जी, एसीबी, र्यूमर अबाउट अ मिनिस्टर। अब एक मिनिस्टर के बारे में कोई र्यूमर होती है, आपने वैसे नाम लिया, ये गलत है आपका, क्योंकि इस आर्टिकल में नाम नहीं लिया है उन्होंने। मानक जी, तो ये देखिए, ये आप अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। मैं एक सेकंड मैं पढ़ देता हूं सर, नाम लिया हुआ है जी। ये लिखा है इसमें, सॉरी, वन ऑफ योर मिनिस्टर्स एक्सेप्टेड ब्राइब्स फॉर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। सर नाम नहीं लिखा लेकिन बहुत क्लियर है। हाँ, देखिए नाम नहीं लिखा ना, तो मानक जी आपको नाम नहीं लेकिन राजनाथ सिंह जी ने खुद आकर मीडिया में माना था कि उनके खिलाफ अफवाहें चल रही हैं। ये तो क्लियर है, सब जानते हैं, सुधांशु जी सब जानते हैं। राजनाथ सिंह जी ने खुद मीडिया से कहा। छोड़िए, नहीं मानक जी आपको नहीं ना, राजनाथ जी ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, आपको इस आर्टिकल के संदर्भ में नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया। अच्छा ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, इस विषय पे खुद मोदी जी के यहां से बयान आया
कि ये कोरी झूठ है और ये कॉन्स्पिरेसी है। सुधांशु जी, उसके बाद सुधांशु जी ठीक है, मैं समझ गया आप एक एक मुद्दा उठाएंगे। सुधांशु जी आप एक एक मुद्दा उठाएंगे, किसी और को बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। एक सेकंड में अखिलेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन आशुतोष सवाल तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा आसान है मौन मोहन और मौन मोदी कहना। मेरे पास भी यहां पर एक लिस्ट है, 4-5 मुद्दे ऐसे मैं भी गिना देता हूं आपको जिन पे अरविंद केजरीवाल खुद मौन रहे हैं, और आप भी मानेंगे, आप मुस्कुरा रहे हैं आशुतोष। कुमार विश्वास मोदी की प्रशंसा करते हैं, अरविंद केजरीवाल मौन रहते हैं। इनर पार्टी डेमोक्रेसी पर अरविंद केजरीवाल पर तमाम नेता सवाल उठाते हैं, शाजिया इल्मी, शांति भूषण से लेकर सब। मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच पत्र वॉर, वो भी याद है, अरविंद केजरीवाल मौन रहते हैं। 11,000 लोग टिकट के लिए, लोकसभा टिकट के लिए पर्चा भरते हैं आशुतोष, और लोगों को बाहर से पार्टी में लाकर 2 दिन में लोकसभा का टिकट दे दिया गया, जिसमें एक आपका भी नाम था आशुतोष, आशीष खेतान, मीरा सान्याल, गुल पनाग। उस पर भी अरविंद केजरीवाल शांत रहते हैं, मौन रहते हैं। करप्शन केसेस को लेकर बोलते थे सत्ता में आएंगे, शीला दीक्षित को और कांग्रेस नेताओं को जेल में डालेंगे, कुछ नहीं हुआ, मौन हो गए। उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगाए भ्रष्टाचार के सारे नेताओं पर, डेफेमेशन केसेस उनके ऊपर हो गए, एक सबूत नहीं है उनके पास, वो खुद मौन हो गए। अब आशुतोष देखो, हमने तो कुछ और इल्जाम मैं भी लगा दूं। मुझे तो ये लग रहा था कि इस चिट्ठी के बाद देश के अंदर एक नई स्वस्थ, अब सुधांशु जी आप तो लंबा बोल चुके हैं, मुझे तो बोलने दीजिए आप भाई क्योंकि हम यहाँ तू मैं करने के लिए तो आए नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि इस चिट्ठी के बाद इस देश के अंदर एक स्वस्थ परंपरा शुरू होगी कि जो आंख बंद करके लोगों की आलोचना की जाती है वो परंपरा कम से कम बंद हो। अरविंद जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि लोगों का मानना है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे भाषण देते हैं, आप जादूगर की तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ आलोचना, विपक्ष में रहते हुए एक स्वस्थ आलोचना की परंपरा इस देश के अंदर पिछले दिनों खत्म हुई है। उस स्वस्थ परंपरा की शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में तमाम मुद्दे गिनवाए, जिसमें यह भी कहा कि आपसे लोगों के देश की बहुत उम्मीदें हैं। उन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि भाई जैसे संजीव चतुर्वेदी का मसला है, आदित्यनाथ का मसला है, इस पे आप चुप रहे। देश आपसे उम्मीद नहीं करता है कि आप चुप रहें, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आपका एक नेता उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान नफरत फैलाता है और यह कहता है कि अगर तुम एक में कन्वर्ट करोगे तो हम 100 मुसलमानों को हिंदू बना देंगे, इलेक्शन कमीशन उसका कॉग्निजेंस लेता है, उसके बावजूद अगर आप चुप रहते हैं। संजीव श्रीवास्तव, जिसके बारे में राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री कार्यालय और साथ ही साथ पार्लियामेंट ने जिस आदमी की तारीफ की और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अगर इस आदमी को हटाया जाएगा तो उसकी सूचना मुझे मिलनी चाहिए, मनमोहन सिंह ने कुछ समय पहले कहा था, जब वो चुनाव के पहले, तो वो एक आदमी जो बहुत अच्छा काम कर रहा था वो हट गया। हर्षवर्धन जी ने उसको हटाया, जेपी नड्डा जी की चिट्ठी पर हटाया, तो उसके बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप इस बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर ये कहे ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उम्मीद ये होती कि देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई शुरू होगी और उसमें जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको हटाया जाएगा। लेकिन जब संजीव चतुर्वेदी पे जब कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मन में संशय पैदा होता। हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो कतई नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप भ्रष्टाचारी हैं, हमने तो ये भी नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी आपने नफरत फैलाई। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपके लोग नफरत फैला रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों को हटा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मसले पर आप कुछ बोलो, देश आपसे उम्मीद करता है आप बोलो, इसलिए आप चुप हो। हमने इतना सवाल उठाया, इसमें इतनी नाराजगी की कोई बात ही नहीं। सुधांशु जी जल्दी से एक क्विक कमेंट, उसके बाद अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं, 1 सेकंड बस। सुधांशु जी जल्दी से। पहली बात, नाराजगी गंभीर लोगों से होती है, जो गंभीर लोग नहीं होते उनसे नाराजगी किस बात की। ये तो मीडिया उनको गंभीरता से लेती कि चिट्ठी लिखे उस पर डिस्कशन हो जाए। अगर आप गंभीरता से नहीं तो ले रहे अरविंद केजरीवाल जी, देखिए अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब मैं बोल रहा हूं तो आपको बीच में बोलने का हक नहीं है। शिष्टाचार और सभ्यता से अपने एक और चर्चा करनी है, तू मैं नहीं करनी है। बोलिए सुधांशु। आशुतोष जी जो कहते हैं कम से कम उसको जो है खुद ही उस पर उसको मान लीजिए। अच्छा आगे चलते, इतने इल्जाम, इतनी बेबुनियादी बातें, इतना मतलब मैं कहता हूं कि राजनीति का एक नया निम्न स्तर राजनीति में लेके आ गए। हाँ ये भी आरोप है। उसके बाद इनको गंभीरता से लेना चाहिए। ये भी आरोप है। सुधांशु जी, अखिलेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी 1 सेकंड प्लीज। एक आखिरी आरोप। हाँ जल्दी से आखिरी आरोप के पास जाना, बहुत देर से कर रहे हैं। एक आखिरी आरोप। इनकी वेबसाइट में इन्होंने बड़े दावे करे थे कि हम अपना सारा आय व्यय का विवरण जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए रखेंगे।
मैं तो वेबसाइट देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं दिखा नहीं इनका वे का विवरण। खर्चे क्या हुए, कहाँ नहीं हुए, चुनाव में क्या खर्चे करे, कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, आजकल किराया कितना दे रहे, कहीं मुझे तो दिखा नहीं। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, बातें करना बहुत आसान होता पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अखिलेश जी माफ करेगा, थोड़ा आशुतोष जी और सुधांशु जी आपस में बात कर रहे थे। अखिलेश जी, सवाल मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मौन मोहन, उसी तरह मौन मोदी। हम ये सवाल पूछ रहे हैं, मौन मोदी, मौन मनमोहन या फिर मौन केजरीवाल? मुद्दे मैंने गिना दिए जिन पर केजरीवाल भी मौन है। अखिलेश जी, ये पूर्णतः गलत है। मनमोहन सिंह जी कभी मौन नहीं थे, और जितना मनमोहन सिंह जी ने इंटरेक्ट किया है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मीडिया से या पब्लिक से, उतना दूसरे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अरे ऐसे मत बोलिए अखिलेश जी, दोनों हंस रहे हैं, आशुतोष भी हंस रहे हैं और सुधांशु जी भी हंस रहे हैं इस बात पर कि सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह जी ने इंटरेक्ट किया है, सबसे ज्यादा वही बोले। हर कोई पहले हंसता है किसी के ऊपर, बाद में पछताता है। जब ज्ञान आता है तो बाद में पछताता है हंसने वाले लोगों को। अभी ये लोग पछताएंगे, अभी बताता हूं। देखिए, जब कोई मोदी से और केजरीवाल जी, ये दोनों भाई हैं, पॉलिटिकल भाई हैं, इनसे अगर आप किसी नैतिकता की और पॉलिटिकल कमिटमेंट और राजनीतिक चरित्र की उम्मीद करेंगे तो आपको हताशा और निराशा ही होगी। जो व्यक्ति, जो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बेल पे हों, जो मुख्यमंत्री रहते हुए सजा याफ्ता व्यक्ति को अपने कैबिनेट में रखा हो, जो लंबी लंबी बातें करता हो, 14 लोग दागी हो उसके कैबिनेट में, और क्रिमिनल हो, तमाम और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे यदि आप ये उम्मीद करते हैं तो आपको निराशा लगेगी। इसलिए उम्मीद करना बंद कर दें लोग। दूसरा प्रश्न, जो अभी हंस रहे थे लोग, मनमोहन सिंह जी अपने अंतिम 2 वर्षों के ही कार्यकाल में 34 बार मीडिया से इंटरेक्ट किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, देश विदेश में और हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 15 वर्ष मुख्यमंत्री भी थे, कभी भी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं किए हैं। 4 महीने हो गए। हर कोई जब प्रधानमंत्री बनता है तो 10, 15, 20 दिन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे जिज्ञासुओं को, उसकी जिज्ञासा को शांत करता है। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र संवाद से शुरू होता है। अच्छा ठीक है, और संवाद क्या है? आप दोनों मीडिया से संवाद का एक दूसरे के सवालों जवाब का। हाँ, आप मीडिया से संवाद का जिक्र कर रहे हैं, बातचीत का, लेकिन मीडिया के द्वारा जी मीडिया से एक मनमोहन जी के आप कौन से संवाद? आप पहले, आप लगाने को कोई किसी को कुछ भी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तथ्य है कि सच्चाई है कि महत्वपूर्ण ये है, जो किसके द्वारा प्रधानमंत्री बात करता है या कोई भी नेता इंटरेक्ट किसको करते हैं, या तो जनसभा को संबोधित करे या मीडिया के सवालों का जवाब दे। यही 2 माध्यम होते हैं पब्लिक से इंटरेक्ट करने का। वो कौन सी चीजें कर रहे हैं? एक तरफी बात हो रही है। कोई प्रधानमंत्री, अच्छा आप केजरीवाल जी पे नहीं बोल रहे हैं कि 4 महीने तक मीडिया से आप मोदी जी पे बोल रहे हैं, केजरीवाल जी पे नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने मौन मोहन और मौन मोदी कहा है। मैंने केजरीवाल जी पे एक एक करके बोलने दीजिए। 8 मिनट इन लोगों ने लिया है, हमको 5 मिनट तो दीजिए। तो ये रहा माननीय मोदी जी का, किसी से इंटरेक्ट नहीं किया। केजरीवाल जी भी अपने सुविधा के अनुसार बोलते हैं, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको कगरिया के चले जाते हैं। उनके अपने साथी, जो खास तौर से इनके साथी थे, वो एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार पे, चाहे अपना पॉलिटिकल कमिटमेंट पे, दोहरा चरित्र और चेहरा केजरीवाल जी की पार्टी और उनका खुद का बहुत बार दिखा है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। जब इनको जिम्मेदारी मिली तो क्या किया इन्होंने, कैसे उस जिम्मेदारी को निभाया? क्योंकि जब तक बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं ठीक है, सही है, कहते थे मोदी जी और केजरीवाल जी, लेकिन अब जिम्मेदारी मिली तो क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है सर, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने आपको इतनी बड़ी मेजॉरिटी दी, आपको ब्रेक। केजरीवाल है ये, क्योंकि एक अखबार में अरविंद केजरीवाल ने खुली चिट्ठी लिखी है, मोदी के नाम सारे मुद्दे गिनाए हैं जिन पर वो कहते हैं कि मोदी मौन है। और क्यों मौन है ये पूछ रहे हैं। सुधांशु जी सुना आपने, आशुतोष भी वही कह रहे हैं और अखिलेश जी भी वही कह रहे हैं। जवाब दे दीजिए कि कुछ मुद्दों पर मोदी जी बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले ना। ट्विटर पर आमतौर पर रहते हैं, ट्विटर पर इतनी बार वो मीडिया के सामने भी आए, बोले क्यों नहीं? एक एक लाइन का कमेंट दोनों पे कर दूं, फिर मैं मुद्दों पे आता हूं। हाँ जल्दी से। अभी मैं अखिलेश भाई को सुन रहा था,
एक चीज कहते हैं तर्क वितर्क, एक होता है कुतर्क। अगर अखिलेश भाई का अवलोकन यह है कि मोदी जी चुप रहते और मनमोहन सिंह जी बहुत बोलते थे और बहुत संवाद करते थे, तो ये अवलोकन उनको मुबारक। अगर इस अवलोकन का जनता मान रही होती तो शायद जो हश्र इनका हुआ वो नहीं हुआ होता। अब आते हैं मुद्दों पे। अगर मुद्दों पे देखें तो हर मुद्दे पे मोदी जी ने खुल के बात करी है। अभी कम्युनलिज्म की बात हुई, सांप्रदायिकता की बात हुई, आज ही देख लीजिए क्या कहा उन्होंने। आज तक मुसलमानों को कटघरा में खड़ा करने की कोशिश होती थी, उन्होंने कहा नहीं, इस देश का मुसलमान देशभक्त है। हाँ। और ये उम्मीद ही नहीं कर सकते आप कि ये आईएसआईएस का जो षड्यंत्र चल रहा है वो कभी सफल होगा। हाँ सुधांशु जी, अगर आप कहते हैं कि सांप्रदायिकता पे कुछ नहीं बोलते तो भगवान जाने। नहीं सुधांशु जी, मुझे पता था आप इस बयान पे आएंगे, माफ करिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, समय की नजाकत है, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू करिएगा। एक ब्रेक लेना है। आशुतोष, पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर मौन रहने का आरोप लगाया, खुली चिट्ठी लिखी है। एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वो था लव जिहाद का। अब देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि बीजेपी की छात्र विंग है, उसको वेस्टर्न कल्चर के कुप्रभावों से बचाने के लिए तैयारी हो रही है। राजधानी लखनऊ में बाकायदा इसके लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है एबीवीपी की तरफ से, जिसमें देश भर से 200 से अधिक छात्रा विंग पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, बलात्कार, लिव इन रिलेशनशिप और पब कल्चर जैसे मसले चर्चा का विषय हैं। 2 दिन का है ये कार्यक्रम। 21 सितंबर को पूरा दिन प्रशिक्षण सत्र चलेगा। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें एबीवीपी के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी धर्मपाल सिंह, यूपी उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि इसमें लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया जाएगा एबीवीपी के इस कार्यक्रम में। तो हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी तो है ही, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह है, आम आदमी पार्टी से आशुतोष है, इनसे इस पर भी बात करेंगे। पहले जरा सुन लेते हैं आखिर क्या तैयारी हो रही है एबीवीपी की लखनऊ में। विद्यार्थी परिषद की 200 छात्राएं यहाँ पर हैं। सभी स्टेट से यहाँ छात्राएं आई हैं। विद्यार्थी परिषद में छात्र छात्राएं मिलकर काम करते हैं, लेकिन कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जिन पर बहुत डिटेल में चर्चा की आवश्यकता होती है। बैठक में कुल मिला के देश भर में विद्यार्थी परिषद में क्या क्या छात्राओं ने एक्टिविटीज की, क्योंकि गत वर्ष हमारा महिला सुरक्षा वर्ष हमने घोषित किया था, तो उस वर्ष में पूरे देश में जन जागरण अभियान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हस्ताक्षर अभियान, छात्राओं की सुरक्षा अनिवार्य है और उसके लिए समाज, प्रशासन और सरकार सभी जिम्मेदार है। तो इस पर्पज से पूरे देश में एक्टिविटीज हुई। उसके साथ साथ करंट जो इश्यूज हैं उन पर पूरे देश में एक्टिविटीज हुई। वो सब क्या थी, उनके बारे में इस में चर्चा होने वाली है। अब का एजेंडा हमारा यही है कि विद्यार्थी परिषद में कार्य करने वाली छात्राओं को लीडरशिप उनके अंदर डेवलप हो, और जो समाज क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है तो उसके एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं। अभी इस वर्कशॉप में कई सारे सत्र हमारे अलग अलग विषयों पर चलने वाले हैं। जैसे विद्यार्थी परिषद में काम करने वाली छात्राओं को सामान्यतः मीडिया को फेस करना पड़ता है, प्रशासन को फेस करना पड़ता है, समाज के बीच में जाना पड़ता है, तो इन सब में हम लोग किस प्रकार से लीड कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी 22 जुलाई को हमने एक साथ सभी जिलों में आंदोलन किया है। एक पूरे उत्तर प्रदेश का छात्रा सम्मेलन भी हम लोगों ने आयोजित किया है। विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर का एक जांच दल बनाया है और जांच दल ने कई स्थानों पर जाकर, लगभग 22 स्थानों पर जाकर इन घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की है। फिर वो हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, उसकी माननीय महामहिम राज्यपाल को भी हमने रिपोर्ट दी है। तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि सुधांशु मित्तल बीजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी से आशुतोष हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह है। सुधांशु जी, आप भी देखिएगा, वो कुछ लड़कियां हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप ही की एबीवीपी की हैं। लव जिहाद के मुद्दे पर आपकी बैठक हो रही है, आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियल कोई स्टैंड नहीं है, मोदी जी ऐसा नहीं है कि चुप हैं। जल्दी से चलते हैं लखनऊ, ऐसी कुछ लड़कियां हमारे साथ बैठी हैं। अशोक हमारे साथ हैं, आशुतोष आप भी देखिएगा, अखिलेश जी आपको भी पसंद आएगा। लखनऊ वापी के शहर से लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये अशोक, जरा इनसे बात करिए लड़कियों से और पूछिए कि ये लव जिहाद का मुद्दा, जब पार्टी मना कर रही है कि ऑफिशियल कुछ है ही नहीं, तो लव जिहाद का मुद्दा ये एबीवीपी की बैठक में कैसे उठ रहा है? जो बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इस समय लखनऊ में जो पारा इलाका है वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और देश से तकरीबन 200 छात्राएं इस बैठक में शामिल हुई हैं। वो हमारे साथ कुछ लड़कियां उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे आखिरकार क्या मुद्दे आज होने वाले हैं। मैडम, मुझे बताइए कि लव जिहाद का मुद्दा क्यों बन गया?
लव जिहाद का मुद्दा समाज के लिए बर्निंग इश्यू है। मुद्दा क्यों बन गया? क्योंकि ये जन जन की आवाज है, समाज की आवाज है। और जब परिवार में कोई ऐसी घटना होती है कि आपको अपनी जाति या अपना धर्म छुपा करके फंसाया जाता है, तो वो मुद्दा नेचुरली वो समाज का मुद्दा बनता है, देश का मुद्दा बनता है। इसलिए लव जिहाद मुद्दा अशोक पूछिए, ऑफिशियल स्टैंड है ये? आप लोगों ने लोगों को जागरूक किया इस मुद्दे को लेकर, एबीवीपी का बताया। ऑफिशियल मुद्दा है ये, ऑफिशियल स्टैंड है, पूछिए अशोक। जी बिल्कुल, ये ममता जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, वही हमसे बात कर रही हैं और वही हमें बता रही है कि लव जिहाद का मुद्दा आज इस बैठक में उठाया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है। मैडम, ऑफिशियली आज आपने इन लड़कियों को क्या मैसेज दिया है? देखिए, ये देश भर से लगभग 200 छात्राएं हमारे यहाँ पर हैं, वो प्रमुख प्रतिनिधि हैं और उसमें समाज के गर्ल्स सिक्योरिटी के अलग अलग इश्यूज हमने उठाए हैं। लव जिहाद एक मुद्दा है। लव जिहाद के बारे में समाज को जागरूक करना, गर्ल्स को जागरूक करना, क्योंकि आप एक बात देखिए कि अगर हम कहते हैं कि भाई चोरों से सावधान रहो, कहीं लिखा होता है, तो इसलिए यदि कुछ ऐसा है तो इनसे सावधान रहो। तो सावधान कैसे रहना है, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे ये सब पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, आपने ममता यादव जी को सुना है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। उन्होंने पुष्टि की है कि आज की बैठक में लव जिहाद एक मुद्दा था और उसको लेकर लड़कियों को जागरूक किया गया है। तमाम और सारी लड़कियां हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। लव जिहाद को लेकर आज आपने क्या कुछ समझा? बस यही समझा है कि किस तरह से कई जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, अपना पूरा वेश बदल करके लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं और उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेकर बहुत कड़ी से कड़ी मतलब हर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अशोक, जो भी गर्ल्स आ रही हैं यहाँ पे, अशोक इनसे जरा ये पूछिए, मोदी जी ने कल जो बयान दिया है, अशोक मोदी जी ने कहा है मुस्लिम राष्ट्रभक्त हैं, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, इनसे जरा ये पूछिए इस बयान पर इनका क्या कहना है? आप मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मुस्लिम राष्ट्रभक्त हैं, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, हम किसी कास्ट के हर व्यक्ति के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, है ना, कि 90% लोग की कहेंगे, अगर हम कहें कि मुस्लिम्स में सभी लोग देशभक्त हैं या सभी लोग देशभक्त नहीं हैं, तो इस पर हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक अदर कास्ट का मुद्दा नहीं है। क्योंकि हम अदर कास्टेज में भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो देश के हित के लिए नहीं सोचते हैं या फिर समाज के हित के लिए नहीं सोचते। अशोक आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के मुसलमान भी देश के लिए काम करेंगे। जी मैं कह रहा हूं जो पदाधिकारी हैं, सीनियर नेता हैं एबीवीपी के, उनसे पूछिए कि ये ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग रुख सामने आ रहा है। मोदी जी कुछ और कह रहे हैं और बीजेपी के योगी आदित्यनाथ और एबीवीपी जो कह रहे हैं वो अलग है लव जिहाद पर। ममता जी हमारे साथ हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। ममता जी, मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश के मुसलमान राष्ट्रभक्त हैं, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लीडर हैं, उनके अलग बयान सामने आते हैं। मोदी जी इस तरह का बयान कह रहे हैं, आप लोग लव जिहाद को मुद्दा बना रहे हैं। इतना अलग अलग वर्जन क्यों है सबका? मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका जो वक्तव्य है वो सही है, लेकिन किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में आप कहें कि 100% लोग देश के लिए काम करने वाले ही है, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, आपने योगी जी की बात कही, बीजेपी का अपना स्टैंड है, बीजेपी क्या कर रही है उस पर हमारा कहना नहीं है, लेकिन विद्यार्थी परिषद क्योंकि वो स्टूडेंट्स के बीच में काम करता है, तो हमारा ये मुद्दा है कि गर्ल्स जिस तरह से ऐसे मोह पाश में फंस रही हैं, उनको गलत नाम से, गलत जानकारी से उनको फंसाया जा रहा है, उसके लिए निश्चित हम प्रतीकात्मक और निश्चित रूप से हम अवेयर करेंगे। उसके लिए ठीक है अशोक बहुत, जैसे हमने कहा, अशोक बहुत क्लियर पॉइंट है, उनको रोकिए। अशोक हमारे साथ मेहमान है, उनसे कोई कमेंट पर इस पर जरूर लूंगा, जाहिर है सब सुन रहे थे। अशोक एक सेकंड में आता हूं आपके पास। सुधांशु जी पहले आप बोलिएगा। सुधांशु जी, मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, एबीवीपी की जो आपकी पदाधिकारी बैठी हैं वो कुछ और कह रही हैं। सुधांशु जी, पहली बात मानस जी, मैं आपको जरा करेक्ट कर दूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है, ये कृपया समझ लीजिए। ये हमारा विद्यार्थी संगठन नहीं है, ये कृपया समझ लीजिए। इसलिए ये कह के कि भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कह रहा है, ये गलत है, ये फैक्चुअली गलत है और कृपया हमें जो है उसके लिए कटघरे पे खड़ा करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो इनकी बातें सुनी,
इसमें उनकी बैठक के सारे विषय आपने सुन लिए, उसमें क्या गलत बात हो रही है ये बता दीजिए मुझे आप। कोई जना बहला रहा है, अगर फुसला रहा है, उसके बारे में वो अपना चिंतन करें कि नाम बदल के कोई कर रहा है। आपने उनसे पूछा कि जब मोदी जी ने ये कहा कि इस देश का मुसलमान राष्ट्रभक्त है और वो देश के साथ खड़ा हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मना करा क्या उस बात को? उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हर जाति हर धर्म में लोग खराब होते हैं, इसके मतलब जाति और धर्म को। अच्छा सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, अच्छी चीज अगर कोई बोल रहा है तो आप उसके लिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस बयान को अपनी तरह से देख रहे हैं और एबीवीपी को आप बीजेपी से अलग कर रहे हैं टेक्निकली। बताइए उसमें क्या गलत? नहीं ठीक है, उसमें क्या गलत? अच्छा ठीक है, एक सेकंड आशुतोष, जल्दी से, आपने भी सुना एबीवीपी की ये लड़कियां क्या कह रही थी? आशुतोष, जाहिर है जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह की बात सुन रहे हैं आप वहां से। देखिए दिक्कत इस बात को लेकर ये कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं जो खुलकर कह सकें कि एबीवीपी उनका एक छात्र संगठन है। अभी दिल्ली के अंदर जब इनके जब चारों सीटों पर जीत गए तो पूरी बीजेपी बम थी, आरएसएस बम थी। इन लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से वो जीते हैं। तो पहली बात मुझे लगता है इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। न बीजेपी के नेता से राम मंदिर का मसला है, मस्जिद गिरा दी, लेकिन आज तक इनके अंदर हिम्मत नहीं जो कह सके कि हमने मस्जिद गिराई, क्योंकि ये डरते हैं, कानून से डरते हैं, इनके अंदर कन्विक्शन ऑफ करेज नहीं है, ये मानिए इस बात को। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो बात बीजेपी के नरेंद्र मोदी कहते हैं और जो बीजेपी के दूसरे नेता कहते हैं उसमें एक साम्यता, ये बड़ा कोरियोग्राफ्ड है कि हम तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप लोगों को जो करना हो करिए। यही बात अरविंद जी ने अपनी चिट्ठी में लिखी है कि जब आदित्यनाथ लगातार वहां जहर उगल रहे हो, इनके नेता अमित शाह लगातार जहर उगल रहे हो, गिरिराज सिंह लगातार जहर उगल रहे हो, तो नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे। और उसके बाद वो एक स्टेट्समैन की तरीके से नहीं, अभी भी उन्होंने कंडेम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान देश के लिए मरता है, देश के लिए जीता है। उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा, बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो कहा गलत कहा है, उनके कान उमेठे जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये बात नरेंद्र मोदी ने नहीं कही है। तो बहुत ही अच्छा, बड़ा सुगम रास्ता इनके लिए कि हम कुछ कहेंगे, और अखिलेश जी बने रहेंगे देश के सामने। दरअसल इनकी पूरी की पूरी राजनीति आरएसएस। ठीक है अखिलेश जी, जल्दी से आप भी, अखिलेश जी आपको भी लग रहा है आप ही के शहर में वो लड़कियां बैठी हुई हैं, बैठक वहीं पर हो रही है, आपको भी लग रहा है कि 3 तरह के स्टैंड हो गए हैं, मोदी जी उस पर चुप रहते हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं बीजेपी के वो बीच का रास्ता लेते हैं, और जो बाकी कुछ नेता हैं वो कट्टर रवैया अपनाते हैं? देखिए ये बीजेपी है, ये 10 चेहरों वाली पार्टी है, 3 नहीं 10 चेहरों की पार्टी है, और इन सब की मदरलैंड है आरएसएस। आज पहली बार पता लगा कि बीजेपी और एबीवीपी में भिन्न है, ठीक है कह सकते हैं, हिम्मत नहीं है, लेकिन सब आरएसएस के ही अपने जने हैं। दूसरी बात, हंसी आती है बीजेपी के इन 10 चेहरों के बीच में देखते हुए कि जब इनके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिहाद शब्द टाइप की चीज़ आती है तो ये महिलाओं के प्रति बड़े जागरूक हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, लेकिन इनकी कभी भी महिलाओं के प्रति सहानुभूति नहीं रही। आरएसएस नहीं चाहता है कि महिलाओं को वोटिंग राइट हो। चाहे इनके आरएसएस प्रमुख के वक्तव्य देख लें, जेटली जी के वक्तव्य देख लें, और आप उमा भारती जी के देख लें, भाजपा के तमाम नेताओं के महिलाओं के प्रति विचार, वक्तव्य और उनकी भाषा देख लें, तब इन्हें महिलाओं और लड़कियों से स्नेह नहीं होता है। लेकिन जब इनके इंटरेस्ट की बात आती है तो इन्हें उसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए कूद पड़ते हैं। तीसरी बात, इस देश के माइनॉरिटीज को ये मोदी जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो देशभक्त है कि नहीं है। सर्टिफिकेट मोदी जी आपकी और आपकी पार्टी का इस देश को चाहिए कि आप कितने कमिटेड हैं इनके लिए। अतीत के अपने भाषा और व्याकरण पे आप क्या अफसोस करते हैं, भविष्य के लिए आप क्या आश्वासन देते हैं और कौन सा ऐसा कदम उठाते हैं कि आप पे ये लोग और बाकी हिंदुस्तान के लोग यकीन कर सकें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सुधांशु जी, मुझे पता है आप बेताब है जवाब देने के लिए, एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेना पड़ेगा, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। एबीवीपी की महिला ब्रिगेड ने कमर कस लिया, फिर से आपको लखनऊ ले चलते हैं, अशोक तिवारी के साथ कुछ युवा नेता हैं वहां पर। अशोक जल्दी से जरा बात करिए, जानिए इनकी क्या राय है, खासतौर से लव जिहाद पर। अशोक जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए आज जो एबीवीपी की बैठक हुई, आप इसमें शामिल हुई, लव जिहाद को लेकर आपकी क्या राय? लव जिहाद को लेकर हमारी ये राय है कि हम पुरानी सदियों से भी देखते आ रहे हैं कि सिर्फ महिला को इतने अच्छी तरह से समझा जाता था, माना जाता था, उनका एक स्थान था, लेकिन समाज में दिन ब दिन हम ये सारी चीजें देखते आ रहे हैं, चाहे वह छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार को लेकर घटनाएं हो या उनसे बड़ी घटनाएं हो या किसी तरह की जहर खुरानी जैसी घटनाएं हो या धोखेधड़ी की हो, ये सारी की सारी चीजें, कोई लव जिहाद हमारा कोई प्यार मोहब्बत का मुद्दा नहीं है। सिर्फ जो लव जिहाद है उसमें हमारा मानना है सबसे बड़ा ये जो धोखाधड़ी की जा रही है,
हम समझते हैं कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके अंदर एक मार्मिक चित्रण होता है। वो किसी को भी देखकर उनके प्रति अपनी भावनाएं ज्ञापित करती हैं और पूरी तरह से उनके प्रति प्रेम को अपने आप को समर्पित करती हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि लव जिहाद को लेकर आज जो बैठक में चर्चा हुई, आपने क्या समझा, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि लव जिहाद समाज का वह ऐसा कीड़ा है जो धर्म ही नहीं, विचार को भी परिवर्तन कर देता है। एक स्त्री, जो एक लड़की रहती है, जो अपने कॉलेज कैंपस से रहती है, अपने घर से जुड़ी रहती है, अपनी संस्कृति से जुड़ी रहती है, वो टोटली पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। उसको बदल के ये जो सोसाइटी में माहौल क्रिएट किया जा रहा है लव जिहाद के थ्रू, ये गलत है। आप मुझे बताइए, लव जिहाद को लेकर आपने क्या समझा आज की बैठक में? मेरा मानना यही है कि लड़कियों को भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आजकल इतना घटना हो रही है, तो हम लोग सभी को मतलब सतर्क होने से थोड़ा मतलब हम लोग अपने को शक्तिशाली बनाने से बिल्कुल। आप मुझे बताइए, लव जिहाद को लेकर बैठक में चर्चा हुई, आप क्या राय रखती हैं उसको लेकर? लव जिहाद अभी तक जो हम लोग के जनरेशन में है, सबसे बड़ा मुद्दा अभी हम लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा लव जिहाद का है। ये बाकी जगहों में तो है ही है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसके बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। लव जिहाद, नक्सलवाद, ये अपने मतलब ऐसे लड़कियों को फंसा के अपनी ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ा रहे हैं। लड़कियों से प्रेम करते हैं, उनसे मतलब उनके साथ में सहयोग बनाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं, उसके बाद में दूसरी शादी करके फिर वही चीज करते हैं। वो अपनी मतलब सदस्यता बढ़ा रहे हैं। और जी बिल्कुल, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि आसाम और छत्तीसगढ़ की जो लड़कियां हैं वो भी यही कह रही हैं कि वहां पर भी इस तरह के मामले आ रहे हैं। ठीक है अशोक, साफ है। आज की बैठक में जो चर्चा हुई, आप क्या समझे? हाँ, साफ है अशोक, माफ करिएगा अशोक, बिल्कुल समय खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, इन लड़कियों का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु जी, आशुतोष, अखिलेश प्रताप सिंह जी, लेकिन सवाल वही है, बहुत माफ करिएगा, फिर दोबारा सुधांशु जी आपको जवाब देंगे, मौका देंगे जवाब देने का। फिलहाल समय बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन देखा आपने, एबीवीपी जिसे सुधांशु जी कह रहे हैं बीजेपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अभी भी लव जिहाद का मुद्दा उठा रहा है। क्या वाकई जो असेंबली के बायपोल में, विधानसभा के उपचुनाव में हुआ, लव जिहाद का मुद्दा जोर शोर से उठाने के बाद क्या बीजेपी ने सबक ले लिया है? समाजवादी पार्टी कह रही है हमने ले लिया है। अगर बीजेपी ने ले लिया है तो क्या मैसेज एबीवीपी तक नहीं पहुंचा है? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।